हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्री सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक और हम इम्पोर्टेंट साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, जिसको हम पीटीएसडी बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आज का जैसा टाइम चल रहा है, चारों तरफ कहीं वॉर हो रहा है, कहीं कुछ अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, ये सब तो मैंने सोचा कि इसके बारे में वीडियो बनाया जाए और आपको बताया जाए, क्योंकि जब हम एज ए ह्यूमन बीइंग इन चीज़ों में के लिए एक्सपोज होते हैं, फिर हमारे साथ क्या होता है, कैसी हमारी बॉडी कैसे उसको रिएक्ट करती है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम इस डिसऑर्डर को टाइम पे पहचान सकें। तो पीटीएसडी क्या होता है दोस्तों? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें, अगर हम इसके क्राइटेरिया की बात करें, कैसे हम इसका डायग्नोसिस बनाएंगे, आपको क्या क्या इसके बारे में बेसिक्स पता होने चाहिए। तो अगर हम इसके क्राइटेरिया के बारे में बात करें दोस्तों, इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करें, तो पहला इसका क्राइटेरिया होता है, देखिए, एक हम वर्ड बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक इवेंट और एक हम बोलते हैं स्ट्रेसफुल इवेंट। देखिए, स्ट्रेसफुल इवेंट हो सकता है एक पर्सन के लिए स्ट्रेसफुल हो और दूसरे पर्सन के लिए नहीं हो, बट कैटास्ट्रोफिक जो इवेंट होती है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, फॉर एग्जांपल वॉर, सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल असॉल्ट, रेप, मेजर एक्सीडेंट, बहुत बड़ा एक्सीडेंट आपका हो गया, सुनामी, कहीं पे बादल फट गए, ये सब एक बड़ा इवेंट बाय डेफिनेशन कैटास्ट्रोफिक इवेंट होता है कि इवेंट विच कॉजेज स्ट्रेस इन ऑलमोस्ट एवरीवन। तो मतलब एक तो हमने बोला स्ट्रेसफुल इवेंट, जो किसी में स्ट्रेस कॉज करती है, किसी में नहीं करती, बट कैटास्ट्रोफिक इवेंट को अगर आप यू हैव एक्सपोज टू द कैटास्ट्रोफिक इवेंट, मतलब आपको स्ट्रेस होना ही होना है। तो इसका जो फर्स्ट क्राइटेरिया है पीटीएसडी का, वो हम इसको बोलते हैं कि मतलब पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई आपका एक्सपोजर कैटास्ट्रोफिक इवेंट के लिए होना चाहिए, कि भाई आप कोई बहुत, अभी जैसे हमारे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो आपने देखा कि जो लोग वहाँ पे थे, जो हमारे पूंछ, राजौरी, जो उन इलाकों में थे जहाँ पे डायरेक्टली हमारे दुश्मन की सेना ने अटैक किए, तो वो एक बड़ा उनके लिए एक इवेंट हो गया, बड़ा कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो गया कि भाई ये क्या होगा, आगे कैसे होगा। उन्होंने उस चीज़ को डायरेक्टली महसूस किया। तो उसके अलावा और जैसे कभी बहुत अभी आप देख रहे हैं कि अर्थक्वेक आया था रशिया में, तो बड़े बड़े कोई अर्थक्वेक है, कोई सुनामी है, फ्लड है, अचानक से बादल फट गया, जैसे हमारे केदारनाथ, उत्तराखंड, यहाँ पे ये अक्सर होता रहता है। सेक्सुअल असॉल्ट, रेप, दिल्ली में जैसे हुआ था, उसको याद करके भी अभी भी बड़ा अजीब सा लगता है कि कितना घिनौना उन्होंने जो पाप किया था। तो ऐसी बड़ी इवेंट जब पर्सन की लाइफ में होती हैं, उसको हम कैटास्ट्रोफिक इवेंट कहते हैं। सो फर्स्ट क्राइटेरिया पीटीएसडी का कैटास्ट्रोफिक इवेंट का डायरेक्ट एक्सपोजर। उसकी वजह से क्या होता है कि फिर वो इवेंट हमारे फ्लैशबैक में आने लगती है, नाइटमेयर्स में आने लगते हैं। फ्लैशबैक मतलब हम जो दिन में खुली आँखों की अवस्था में, मतलब दिन में हमें वो चीज़ें बार बार हमारे दिमाग में आने लगती है, उसको हम फ्लैशबैक बोलते हैं। और नाइटमेयर मतलब हम जब नाइट में होते हैं, तो नाइट में वो बार इमेजेस हमारे दिमाग में आती है और हमारी नींद टूटती रहती है, उसको हम नाइटमेयर कहते हैं। तो वो जो हमारे थॉट प्रोसेस में, ड्रीम्स में, नाइटमेयर के फॉर्म में, फ्लैशबैक की फॉर्म में वो सिचुएशन हमारे आती रहती है, और उससे हमें इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, उससे हमें उसके बाद में, एक्सपोजर के बाद में हमें उससे बड़ा इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, और उसको हम उन सिचुएशंस को अवॉइड करने की फ्यूचर में कोशिश करते हैं। जैसे आपका कहीं किसी रोड पे मेजर एक्सीडेंट हो गया, तो आप उस रोड से वापस कभी भी जाने की कोशिश नहीं करेंगे। इवन आफ्टर 10 ईयर्स आपको जब भी जाने की कोशिश करेंगे, वो इमेज या वो जो इवेंट है बार आपको रिकॉल होगी। तो पहला आपका डायरेक्ट एक्सपोजर टू द कैटास्ट्रोफिक इवेंट, उसकी वजह से आपको जो थॉट प्रोसेस में, आपके जो ड्रीम्स में, नाइटमेयर्स में, फ्लैशबैक में वो बार चीज़ें आती रहती हैं, और उसकी वजह से पर्सन उन चीज़ों को अवॉइड, उन सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश करता है, उसमें वो अवॉइडेंस बिहेवियर डेवलप हो जाता है, और उन सिचुएशंस की वजह से बार उसका हाइपर विजिलेंस, मतलब उसमें एक एंजाइटी सिम्टम्स आते हैं, वो नेगेटिव फील करता है, वो इरिटेबल फील करता है, उसको डिप्रेसिव सिम्टम्स फील होते हैं, उसका स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, थॉट्स एकदम नेगेटिव हो जाते हैं। तो ऐसे उसके सिम्टम्स होते हैं। इसको हम पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, तो एक तो हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपोजर, कि भाई आपने उस सिचुएशन को डायरेक्ट एक्सपोज किया, और बाद में आपने देखा कि फॉर्चुनेटली वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स में भी एक पर्सन बच गया था। तो डेफिनेटली एज ए साइकेट्रिस्ट, मतलब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहे होंगे उनको। मैं एक्चुअली नहीं जानता कि किस मेंटल स्टेट में वो पर्सन है, लेकिन हाँ, डेफिनेटली कुछ न ऐसी जब सिचुएशंस को आप एक्सपोज होते हो, तो डेफिनेटली बाद में आपको वो ट्रामा बार रिकलेक्ट होता है, आपको फ्लैशबैक होते हैं, आपको नाइटमेयर्स आते हैं, और वो आपको डिस्टर्ब करता है। तो
ये हो गया आपका डायरेक्ट एक्सपोजर। इनडायरेक्ट एक्सपोजर जैसे आपने देखा कि जैसे डॉक्टर्स हैं बार बार जैसे बम ब्लास्ट हो जाता है, जैसे हमारे दिल्ली में हुआ था, और अभी जैसे जो वॉर हुआ है या कोई बड़े एक्सीडेंट होते हैं तो जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, जो बार बार उन सिचुएशंस को विटनेस करते हैं, वो उन जगहों पे जाते हैं, जैसे बम ब्लास्ट हो उसके बाद सारी पुलिस वहाँ पे जाती है, वो जब हॉस्पिटल्स में आते हैं तो डॉक्टर उनको हैंडल करते हैं। तो जो उनका जिन लोगों का इनडायरेक्ट एक्सपोजर है उस सिचुएशन को वो लोग जिस तरीके से बयां करते हैं, जिसको आप सुनते हो, तो वो भी आपको इम्पेक्ट करता है। तो इसमें डायरेक्ट एक्सपोजर से भी आपको ये इम्पेक्ट हो सकती है, या उस सिचुएशन को या उस चीज़ को आप बार बार जब सुनते हैं तो भी आपके ऊपर वो इम्पैक्ट आ सकता है, उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपोजर कहते हैं। तो उसकी वजह से फिर आपको ये सिम्टम्स जो मैंने बताया कि एंजाइटी, डिप्रेसिव, हाइपर विजिलेंस सिम्टम डेवलप होते हैं, ये हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। हमारा जो नया क्राइटेरिया DSM-5 उसमें हमने इसको अलग से डिवाइड किया कि ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, उसमें हमने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को कैटेगराइज किया है। इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे आज एक कोई सिचुएशन हुई, उस सिचुएशन आप उसको आपने लाइवली विटनेस किया और उस सिचुएशंस का आपके ऊपर इम्पैक्ट हुआ। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अचानक एक फैमिली जा रही है, अचानक उनका कोई एक्सीडेंट हो गया घर पे, कार एक्सीडेंट हो गया रोड पे। एंड एक्सीडेंट में सपोज मैं आपको एक मेरी बात बताऊं, जब मैं एक एम्स में था और कैजुअल्टी में हमने एक पेशेंट देखा था, तो वहाँ पे बेसिकली वो एक्सीडेंट हुआ और उनके फादर की डेथ हो गई, बट वो लड़की मानने को ही तैयार नहीं थी कि मेरे फादर की डेथ हो गई। वो बार बार सबसे सी वाज लाइक बेगिंग कि डॉक्टर साहब प्लीज़ बचाओ मेरे फादर को, आप देखिए वो ख़त्म नहीं हुए, आप ऐसा मत बोलिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और फिर हमें भी बुलाया गया कि भाई आप थोड़ा देखिए कि वो ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो कई बार पर्सन उस चीज़ को एकदम डिनाइल मोड में चला जाता, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, और एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से वो उसको लगता है कि शायद ये चीज़ अभी हुई नहीं है। और जो बाद में पता चला कि 2-3 दिन के बाद में जब उनके फादर का क्रिमेशन हो गया, तब तक भी वो बड़ी नम्ब स्टेट में थी, वो मान ही नहीं रही थी कि फादर के साथ ऐसा हो चुका है। तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, मतलब इनिशियली हमें उन सिचुएशंस को हम एक्सपोज करते हैं और उसके बाद में हमें वो सिम्टम्स आते हैं, बट वो सिम्टम्स 2 से 3 दिन के अंदर विदिन 72 आवर्स वापस सबसाइड हो जाते हैं। तो अगर 72 घंटे के अंदर वो सिम्टम वापस सबसाइड हो गए, हमें लॉन्ग टर्म वो अफेक्ट नहीं कर रहे, उसको हम एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन बोलते हैं। 72 आवर्स 72 घंटे से 1 महीने तक हम इसको एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। और अगर 1 महीने से ज़्यादा ये सिम्टम रहते हैं तो हम इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन याद रखना है कि कई बार आपने देखा होगा कि 1-2 दिन पर्सन बड़ा ऐसी एंजाइटी, हाइपर विजिलेंस स्टेट में होता है जब ऐसी सिचुएशंस को एक्सपोज करता है, और वो बाद में ठीक हो जाता है। तो उसको हमने क्या बोला, 72 घंटे के अंदर अंदर एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, और हमने 72 घंटे के बाद अगर 1 महीने तक होता है तो उसको हम बोलते हैं कि आपका एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। और अगर 1 मंथ के बाद भी ये सिम्टम परसिस्ट करते हैं तो हम उसको फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का क्राइटेरिया हम फुलफिल करते हैं। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें सारे सिम्टम 1 महीने या उससे ज़्यादा के लिए चाहिए होते हैं। 1 महीने तक हम उसको एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। आप देख रहे हो चारों तरफ हमारे कभी फ्लाइट क्रैश हो रही है, कभी वॉर की सिचुएशंस हैं, ये तो ऐसे में कई बार हम इवन बार बार ये न्यूज़ सुनते हैं तो वो हमारे ऊपर ये सब चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। तो इसलिए आपको PTSD के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट बेसिकली हम एक तो इसमें जो डिप्रेसिव एंजाइटी सिम्टम काफ़ी, ट्रीटमेंट से पहले मैं एक चीज़ और बोलूँगा, कॉम्प्लेक्स PTSD का भी आजकल एक कॉन्सेप्ट आया है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है, अगर आपको ये जो कैटास्ट्रोफिक इवेंट है या जो ट्रामा है, बार बार पर्सन मतलब एक्सपोज होता है उन सिचुएशन, जैसे किसी बच्चे का बचपन में बहुत ज़्यादा फिजिकल अब्यूज़ किया गया। आप कई बार देखते हो कि पेरेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं कि बच्चों को कभी पीटे नहीं, और हाँ डांटना कभी थोड़ा बहुत वो सब फिर भी मतलब आपको देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ बच्चों पे हाथ उठाना, बच्चों को पीटना ये एक क्राइम की तरह है। प्लीज़ ऐसा कभी ना करें, उसका बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो कई पेरेंट्स ऐसे बच्चों को पीट भी देते हैं, बेल्ट से पीटते हैं कई बहुत ज़्यादा। उनका बच्चों को बार बार उस ट्रॉमा में रहना, उसमें बच्चों को कॉम्प्लेक्स PTSD हो सकता है। जैसे एक स्लेवरी टाइप है कि बचपन से बच्चों को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया, कई बच्चों में जैसे सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, तो वो एक फिर मतलब बच्चों में कॉम्प्लेक्स PTSD कर देता है। कॉम्प्लेक्स PTSD में क्या अलग से होता है बच्चों में, जो पर्सन में सिम्टम, कि उसमें इमोशनल डिसरेगुलेशन आ जाता है, उसमें एक नेगेटिव वर्थलेसनेस आ जाती है, एकदम नेगेटिव आइडेंटिटी हो जाती है, वो अपने इमोशंस को फील नहीं कर पाता, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स PTSD कहते हैं। दोस्तों ये होता कैसे, PTSD की जो मैकेनिज़्म क्या है, किन लोगों को ये होता है, बेसिकली ये फीमेल में मेल के से ज़्यादा कॉमन होता है। एक तो
एक उन लोगों में रिस्क होता है जिसमें फैमिली हिस्ट्री, जिनके मतलब जेनेटिक हो कि फैमिली हिस्ट्री, अगर कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर, तो उन लोगों में भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। बचपन में जिन लोगों का फिजिकल अब्यूज़ बच्चों का ज़्यादा हुआ, सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल असोल्ट जो हमारी सोसाइटी में काफ़ी कॉमन है, अगर जिन बच्चों को ये है उनमें PTSD के फ्यूचर में चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमारी बॉडी में इसमें क्या चेंज होते हैं, जैसे देखिए एक होता है HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। तो हाइपोथैलेमस से हमारे एक CRH कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है, CRH। अब वो CRH क्या करता है, आपका पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और पिट्यूटरी से ACTH सिक्रीट होता है, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। और वो जो ACTH है वो हमारी एड्रिनल जो ग्लैंड है उस पर एक्ट करता है और वहाँ से हमारा कोर्टिसोल सिक्रीट होता है। तो CRH ACTH को इंक्रीज़ करता है, सिक्रीट करवाता है, और ACTH कोर्टिसोल को सिक्रीट करवाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस। और जैसे ही कोर्टिसोल सिक्रीट होता है, बॉडी में कोर्टिसोल आता है और वो नेगेटिव फीडबैक के से आपका जो ACTH और CRH को कम कर देता है। ये नॉर्मल हमारी बॉडी में मैकेनिज्म होती है। जब PTSD के पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि कोर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है, और जब कोर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है तो आपका वो उसको बढ़ाने के लिए जो CRH और ACTH का लेवल बढ़ जाता है। तो इसमें PTSD में क्या देखा गया कि जो कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन है CRH है, उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब वो कोर्टिसोल को तो सिक्रीट करवा नहीं पा रहा, वो किसको सिक्रीट करवा देता है, नॉरएड्रेनालिन को। और नॉरएड्रेनालिन सिक्रीट होते ही क्या होता है कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको वो एक्टिवेट कर देता है, और उसकी वजह से पर्सन का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, उसको टेकिकार्डिया होती है, उसको एंजाइटी जैसे सिम्टम्स आते हैं। तो ये इसकी मैकेनिज्म है कि CRH के बढ़ने से नॉरएड्रेनालिन सिक्रीट हुआ, और नॉरएड्रेनालिन के सिक्रेशन से आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से हमारा ये सब हाइपर विजिलेंस, एंजाइटी सिम्टम, टेकिकार्डिया, इंक्रीज BP, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो ये इसका पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है दोस्तों। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें PTSD की, तो जैसे मैंने बताया कि उसमें क्लियर कट एंजाइटी डिप्रेसिव सिम्टम होते हैं, तो हम उसमें एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं। और उसके साथ इसमें थेरेपी का रोल है। थेरेपी इसमें एक हम बोलते थे EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रिप्रोसेसिंग, EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रिप्रोसेसिंग। तो इसमें आइज़ की मूवमेंट होती है, कोई साइड में ऑडियो चलता है, डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, बट ये एक थेरेपी यूज़ की गई थी। बट ओवर द टाइम देखा गया कि EMDR जो थेरेपी है वो एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इसमें नहीं है। तो इसमें CBT, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का यूज़ किया गया। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसमें काफ़ी प्रभावी इलाज है, काफ़ी अच्छा इसमें साइकोथेरेपी जो हम यूज़ करते हैं। तो इसमें जो CBT है, जो आपका SSRI है, जो मेडिसिन प्लस साइकोथेरेपी काउंसलिंग का मतलब जो कॉम्बिनेशन है, वो इसमें एक बड़ा प्रभावी इलाज है। इससे पेशेंट काफ़ी इस सिचुएशन से निकल के आ जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका ऐसा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोजर है, अगर आपको ऐसे फ्लैशबैक आते हैं, आपको नाइटमेयर्स आते हैं, आपको ये चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, आपको सिम्टम्स आने लगे, तो प्लीज़ पहचानो कि मे बी आप PTSD से सफ़र कर रहे हो। उन इलाकों में जैसे कश्मीर है, यहाँ पे आप सोचिए कि वहाँ पे कितने सालों से ऐसी हालत है, तो वहाँ पे ये लोगों को बड़ा कॉमन होता है। इसलिए प्लीज़, जैसे मैं सारे वीडियो में बोलता हूँ, इसमें भी आपको मैं यही बोलूँगा कि अगर आप मेरा कंटेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ इसको शेयर करना लोगों से ना भूलें। इस थोड़ी हेल्प से हम अच्छी एक अवेयरनेस फैला सकते हैं लोगों में। लोग अभी तक साइकेट्रिक डिसऑर्डर को एक्सेप्ट करने में थोड़े हेजिटेट फील करते हैं, हिचकिचाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए, और इस मुहिम में मेरी आप हेल्प कीजिए। मेंटल हेल्थ मैटर्स। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।